नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री पाठशाला में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय का जो चतुर्थ अध्याय था, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इसका ये द्वितीय पार्ट है। प्रथम पार्ट में हमने अध्ययन कर लिया था कि प्रतिजन क्या होते हैं या फिर प्रतिरक्षा क्या होती है, एंटीबॉडी है वो क्या है, यानी कि प्रतिरक्षी वो क्या होते हैं, उसके विभिन्न प्रकार 5 प्रकार हमने देखे थे और उसकी संरचना किस तरह से होती है। ये 2-3 इम्पोर्टेंट थे जो हमने उसमें पढ़े थे। और आज हम आगे अध्ययन करेंगे रक्त और रक्त समूह और इससे संबंधित आगे के टॉपिक। तो वीडियो जब आप देखने लगें तो पूरा इसे देखें और समझने की कोशिश करें। हालांकि कोशिश करता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं हों, लेकिन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कोर्स भी एकदम पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए वीडियो थोड़े से लंबे हैं, लेकिन कोर्स को समेटने की कोशिश में ये थोड़े से लंबे हो जाएंगे। और साथ ही में कुछ क्वेरीज आई थी कि क्वेश्चन आंसर कहाँ से करें, तो एक आपको लिंक मैं दे दूँ इसी चैनल पर, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी समझ सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। रक्त एवं रक्त समूह। तो ब्लड एवं ब्लड ग्रुप्स, ये सबसे पहले क्या होते हैं कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल है और संयोजी ऊतक मतलब कि विभिन्न ऊतकों के मध्य संयोजन करने वाला, और जो कि गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का है, और ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी है? जो शिराएं और धमनियाँ हैं, उनमें ये रक्त प्रवाहित होता है। तो पूरे जो बॉडी में है, संयोजन का जो कार्य करता है वो रक्त है, और ये एक प्रकार का ऊतक है। ये हमें याद रखना है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन से हैं? एक तो जो तरल माध्यम है जिसको कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जिसके अंदर कणिकाएं होती है उसको कहते हैं रक्त कणिकाएं या ब्लड कॉर्पसल्स। ये जो है निर्जीव भाग है। तरल माध्यम में निर्जीव है, लेकिन ये जो रक्त कोशिकाएं होती है वो जीवित कोशिकाएं, या फिर कहिए कि ये इसका जीवित भाग है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी पाई जाती हैं। जबकि जो प्लाज्मा है, निर्जीव भाग है, वो पोषक तत्वों और हानिकारक जो उत्सर्जी पदार्थ है उनका परिवहन करने का ये कार्य करता है। इस तरह से रक्त के ये 2 पार्ट हैं और रक्त की ये परिभाषा हो गई। अब आता है कि रक्त समूह बांटे जाते हैं। जब कभी भी रक्त चढ़ाया जाता है या फिर कहीं, तो उसमें जो रक्त है उसका वर्गीकरण इस प्रकार से है कि रक्त में स्थित लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधारित होता है। यानी कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी, जिसको आरबीसी कहते हैं, इसकी सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं 2 प्रकार के। उन प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे रक्त को एक समूह में बांटा जाता है। इनको कहते हैं रक्त समूह। और इस प्रकार का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 में इन्होंने किया था। इनके आधार था आरबीसी पर एंटीजन की उपस्थिति। कौन से एंटीजन है? 2 प्रकार के एंटीजन है। एंटीजन होते क्या है? प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये ए और बी जो है 2 तरह के एंटीजन इस पे पाए जाते हैं। ए बी जो एंटीजन पाए जाते हैं, इसी आधार पे जो रक्त समूह है इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? ए बी, ए बी और ओ। तो ये 4 प्रकार के जो रक्त समूह है इसमें ये बांटा इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने, और एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे बांटा गया। और 2 जो एंटीजन मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो है ए, दूसरा है बी। अब ये किस प्रकार के? इसको पहले देखें कि ये जो ए बी और ओ, ये जो रक्त समूह, उसको एबीओ रक्त समूहकरण भी कहते हैं। तो एबीओ समूहीकरण किसे कहते हैं? हम लिख सकते हैं कि 4 प्रकार के जो रक्त समूह बांटे गए उसको एबीओ रक्त समूह कहते हैं। और इसी आधार पे एक अनुवांशिक वर्गीकरण जो किया जाता है वो इस प्रकार है। अनुवांशिक का मतलब है जीन के स्तर पर, जीन के स्तर पर। तो जीन के स्तर पर आपको पता है, इससे पहले हमने मेंडल के आनुवंशिकता के नियम में हमने पढ़ा था, इसी एक विशेषता के लिए 2 जीन और रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एक प्रभावी जीन और एक
अप्रभावी जीन। इसी आधार पे यहाँ भी इसका वर्गीकरण होता है। जैसे ये ए रक्त समूह है, ए वाले में अगर देखें कि दो प्रकार के ये जीन है, एक तो प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है, या फिर यहाँ कहें कि ये दोनों ही प्रभावी जीन है ए वाले। तो प्रभावी जीन जब दोनों ही हैं तो ये मुख्य रूप से ए रक्त समूह हो जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी आती है कि एक प्रभावी है और दूसरा रिसेसिव है यानी अप्रभावी है, तो इस स्थिति में भी ए रक्त समूह ये होता है। और दूसरा जो है बी में जो प्रभावी जीन है वो दोनों ही बी है, तो ये रक्त समूह जो बी होगा। और दूसरे में जो प्रभावी रक्त समूह है जो प्रभावी जीन है वो है बी का, और जो अप्रभावी है वो उस पर कोई प्रतिजन है ही नहीं, तो इस कारण ये जो रक्त समूह रहेगा वो बी रहेगा। और ए बी में जो रहेगा हमेशा ये दोनों उपस्थित रहेंगे, दोनों ही प्रभावी जीन होंगे। और वो जो रक्त समूह है इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का कोई इसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसमें वापस हम देखते हैं कि ए रक्त समूह है, इसको प्लस और माइनस में बांटा जाता है। इसी प्रकार अन्य में भी प्लस और माइनस में होता है। तो ये जो प्लस और माइनस है उसका कारण है RH फैक्टर, जिसको कहते हैं RH कारक। अब ये जो RH कारक है इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे इसको प्लस और माइनस यानी कि उपस्थिति है तो प्लस में और अनुपस्थिति में है तो माइनस में बांटा जाता। और RH कारक है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। RH कारक या फिर RH फैक्टर, ये RH फैक्टर क्या होता है कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है RH जो है, और जिसकी खोज मकाका रिसस जो बंदर है उस बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और ये प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का प्रतिजन है जो उस पर पाया जाता है। तो शुरू में जब एबीओ रक्त समूह की खोज हुई तो उसके बाद में भी देखा गया था कि ब्लड का है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर रक्तदान के बावजूद उसका कभी कभी समूहीकरण हो जाता है, रक्त समूहीकरण या फिर एग्लूटिनेशन हो जाता है। तो फिर पता चला कि एक RH कारक भी है जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे जो है रक्त का समूहीकरण आवश्यक है। तो विश्व में लगभग 85% जो आबादी है वो RH पॉजिटिव है, यानी कि RH कारक उपस्थित है, और बाकी की जो 15% है उसमें वो RH कारक नेगेटिव है। और मानव में जो 5 प्रकार के RH वो पाए जाते हैं वो है RHD, RHE या छोटी ई और C और RHC। ये 5 प्रकार के जो RH कारक पाए जाते हैं उनमें से जो सबसे कॉमन और सर्वाधिक जो प्रभावशाली जो कारक है वो है RHD। इसमें भी जो है जब रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है तो जो RH पॉजिटिव का जो रक्त है RH नेगेटिव में चढ़ा दिया जाता है, या फिर वाइस वर्सा जो भी है इसमें, तो वो जो रक्त है वो एग्लूटिनेशन या फिर रक्त समूहन विधि जो कहते हैं उसके द्वारा जो है रक्त है वो नष्ट कर दिया जाता है। इसको एक प्रतिजन मानते हैं। जैसे RH पॉजिटिव में RH नेगेटिव व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए तो ये RH जो नेगेटिव वाला रक्त है इसके लिए एक एंटीजन की तरह कार्य करता है और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। एंटीबॉडी कौन सी डेवलप होगी? सर्वाधिक RHD। और एक सर्वाधिक कॉमन जो प्रतिरक्षी हमने उस समय पढ़ा था पिछले वीडियो में वो था RSG प्रतिरक्षी। ये कॉमन रूप में पाया जाता है, ये सबसे पहले उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न हो जाता है और वो उसको नष्ट करने का कार्य करता है। और वो जो नष्ट होता है वो होता है एग्लूटिनेशन या समूहन विधि जिसको कहते हैं, इसके द्वारा। और इसके माध्यम से बिलिरुबिन नामक पदार्थ का सीक्रेशन होता है, और वो जो है उसका विनष्टीकरण है वो लीवर या स्प्लीन में होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा दबाव बढ़ने पर लीवर और स्प्लीन फेल हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप जब आगे किडनी है वो तक फेल हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो अंदरूनी सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो जाता है। एक और स्थिति आती है कि गर्भावस्था के समय ये RH कारक किस तरह से प्रभावित करता है। तो उसमें गर्भावस्था में गर्भ रक्ताणु कोरकता या फिर कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसमें क्या होता है कि इसमें RH नेगेटिव माता के एक RH नेगेटिव ये माता है
नेगेटिव, और इसकी संतान अगर RS पॉजिटिव है तो प्रथम प्रसव के समय रक्त का मिलान नहीं होने के कारण प्रथम जो संतान रहेगी वो सामान्य रहेगी, यानी कि कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रथम प्रसव होता है तो ये जो ब्लड है आपस में ट्रांसफ्यूजन होने के कारण उसमें ये एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है IgG प्रतिरक्षी, और ये उत्पन्न होने के कारण जब भी द्वितीय संतान होगी और वो अगर RS पॉजिटिव है, दोबारा RS नेगेटिव होगी तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इसी माता के अगर RS पॉजिटिव संतान अगर है वो, तो उस भ्रूण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो भ्रूण नष्ट भी हो सकता है, और अगर बच्चा नष्ट नहीं होता है तो हेपेटाइटिस रोग से वो ग्रसित हो जाएगा और बच्चा कमज़ोर होगा। तो इसके लिए प्रथम प्रसव, माता का जो प्रथम प्रसव होता है उसके 24 घंटों के भीतर, 24 घंटों के भीतर एक एंटी आर एस डी या फिर anti-Ig इस प्रतिरक्षी का एक इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, टीका कहेंगे, वो लगाया जाता है ताकि ये है वो उसमें उत्पन्न नहीं हो। तो इस प्रकार से इसका बचाव किया जाता है। तो ये जो एक खतरा है गर्भ रक्षणात्मकता का वो RS नेगेटिव के कारण है। तो सामान्यतः जब भी व्यक्ति की शादी होती है तो उस समय चेक किया जाता है कि दोनों का जो RS फैक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस प्रकार से वो मिलान करके ये देखा जाता है। अब आता है रक्तदान या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्तदान यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का दिया जाना। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित जो उत्पाद है जैसे प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है इत्यादि को स्थानांतरित करने की जो विधि है उसको कहते हैं रक्तदान। और ये जो सबसे पहले हुआ था सर्वप्रथम 15 जून 1667 में डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा। ये एक फ्रांस के चिकित्सक थे। इन्होंने 15 वर्षीय बालक में एक भेड़ का रक्त है वो सबसे पहले आदान किया था या फिर उसको चढ़ाया था। उसके बाद में जो पशुओं से रक्त चढ़ाने की जो है कानूनी रूप से उसको अवैध करार कर दिया गया था। तो ये सबसे पहले इन्होंने कार्य किया था। फिर होता है कि इस रक्तदान की आवश्यकता क्या है, कब कब आवश्यकता होती है कि ये रक्तदान किया जाए। तो आवश्यकता होती है कि चोट या घाव लगता है कभी तो ज़्यादा रक्त बह जाता है, या फिर रक्तहीनता की स्थिति है किसी व्यक्ति में, और या फिर शल्य क्रिया या फिर ऑपरेशन जो ऑपरेट किए जाते हैं उस समय रक्त की कमी हो जाती है, उस समय रक्त देने की। फिर विषाणु अल्पता या फिर कहेंगे कि प्लेटलेट्स उसमें कम है तो उस समय रक्त जो है उसका आदान किया जाता है। फिर हीमोफीलिया की स्थिति आती है तो उस समय, और एक और है दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें हमें पता है कि जो RBC है वो उसकी आकार जो है हंसी आकार या फिर इस तरह की आकार की हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग जो क्षमता है इसकी वो घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का आदान जरूरी हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन जरूरी हो जाता है उसकी जान बचाने के लिए। अब ये जो रक्त आदान किया जाता है या चढ़ाया जाता है वो एक निश्चित प्रक्रिया से किया जाता है, और ये जो प्रक्रियाएं 2 चरणों में संपन्न होती है, या फिर कहिए कि इसमें 2 तरह से कार्य किया जाता है। एक तो जब रक्त लिया जाता है उस समय की स्थिति का, दूसरा जब दूसरे को चढ़ाया जाता है या फिर आदान किया जाता है या ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उस स्थिति में। तो रक्त जब संग्रहण किया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई डोनर होगा या दाता होगा, वो रक्त को कलेक्शन में सहायता करता है। तो उस समय सबसे पहले जो दाता है, रक्तदाता या डोनर है, उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उसके पश्चात उसका रक्त लिया जाता है। रक्त लेने के लिए निश्चित थैलियाँ होती है जो या फिर रक्त के थक्के जमने से बचाने वाली होती है। उसके बाद में जो है इसका कोल्ड स्टोरेज या फिर इसका प्रशीतित भंडारण इसका किया जाता है। साथ में इसका समीकरण किया जाता है, ये रक्त का समूह कौन सा है, RS कौन सा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें किसी प्रकार का कोई और रोग तो नहीं है, ये सारी जांच की जाती है। इसके पश्चात इसका कोल्ड स्टोरेज हो जाता है। अब किसी व्यक्ति को
किसी की आवश्यक होने पर उसका आदान करने से पूर्व भी कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती है। जैसे सबसे पहले जो रक्त समूह है उसका मिलान किया जाता है, कौन सा रक्त समूह है व्यक्ति का और ब्लड कौन सा चढ़ाना है, फिर RH फैक्टर कौन सा है उसका। उसके बाद में विभिन्न जो जांचें हैं वो की जाती है, और रक्त चढ़ाने के दौरान चिकित्सक की देखरेख में उस व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है वो भी देखी जाती है। तो दोनों ही जो प्रक्रिया है वो चिकित्सक की देखरेख में संपन्न होती है। और इसमें जो आदान किया जाता है ये दो तरह से होता है, एक तो समजात जिसको कहते हैं, समजात या फिर एलोजेनिक कहते हैं जिसको। तो समजात में होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अन्य व्यक्ति किसी का भी रक्त हो सकता है जो उसके मिलता हो, तो उसका किया जाता है। और एक होता है समजीवी के अंतर्गत जो रक्त आदान किया जाता है, व्यक्ति के स्वयं का पहले से ही रक्त अगर रक्त संग्रहण में रखा हुआ है तो उसका स्वयं को चढ़ाना, उसको कहते हैं समजीवी आदान। तो इस प्रकार किया जाता है। अब ये जो प्रक्रिया की जाती है इसमें सावधानियां रखनी आवश्यक होती है। जैसे जो है रक्त जो दाता है वो किसी रोग से ग्रसित नहीं हो, रक्त का जो संग्रहण किया जाता है वो प्रशिक्षित भंडारण उसका उचित हो, चिकित्सक की देख रेख में उसका सारा होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का जैसे रोग नहीं होना चाहिए। तो ये सारा सावधानियां हमें रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में असावधानियों की वजह से ये रक्तदान है, इसमें अगर असावधानी होती है तो जो जिसमें आदान किया जाता है उस व्यक्ति को भी वो रोग होने की संभावना हो जाती है। इसलिए ये सावधानियां रखनी आवश्यक होती है। मुख्य रूप से जैसे HIV उसमें है नहीं है वो देखा जाता है, एक STLV जो वायरस है उसका भी ध्यान रखा जाता है कि वो तो उसमें नहीं है, कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस की बीमारी भी वो वायरस अगर उसमें है तो ये भी चेक किया जाता है। अगर ये लापरवाही की जाती तो ये रोग होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है इसको बड़े सावधानी पूर्वक संपन्न की जाती है। तो इस प्रकार रक्तदान जो है किसी के जीवन को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और जब भी रक्त संग्रहण की बात आती है तो उसमें डोनर को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि किसी की हम जान बचा सकते हैं। और ये जो रक्तदाता है इसमें सामान्यतः भ्रांतियाँ भी ये होती है कि उसके रक्त की कमी हो जाती है या किसी प्रकार। तो इसके संबंध में ये आपको पता है कि पूरे बॉडी वेट का 5% जो है 5 से 6% रक्त इसमें होता है, यानी कि 5 से 6 लीटर एक रक्त बॉडी में एक रक्त होता है। उसका जो कुछ हिस्सा ले लिया जाता है तो वो उसका प्लाज्मा है वो 3 से 4 दिन के अंदर ये प्रतिपूर्ति हो जाती है, और उसकी कणिकाओं का 36 घंटे के भीतर उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। इसलिए जो दाता है उनके किसी संशय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी चिकित्सक के देख रेख में उसकी ये सारी प्रक्रिया आवश्यक है। रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। तो ब्लड ग्रुप की जो हेरिडिटी होती है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पी होते हैं, एलील्स होते हैं या कहीं के जीन होते हैं, उसके आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। और ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं, और ये होता है A और IA, IB, और इस पे किसी प्रकार की कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, तो ये I0 भी कहते हैं या छोटी आई में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो 3 रूप में ये प्रदर्शित होते हैं और एक ही जीन के ये हिस्से हैं, लेकिन ये दो ही एक जीन पे ये दो ही पाए जा सकते हैं। तो इसी आधार पे जो जीन प्रारूप है किसी रुधिर वर्ग का, ब्लड ग्रुप का, वो 6 प्रारूप में ये पाया जाता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप में जो 2 प्रकार की स्थिति आती है, या तो दोनों ही जो कारक है वो दोनों ही एक के समूह के हैं, या फिर एक जो भाग है उस पर ये अप्रभावी जो है वो रहता है, या फिर उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं है। इसी प्रकार जो बी रक्त समूह है इसमें भी यही स्थितियाँ आती है दोनों। तो ये 4 ये हो गए इसके प्रतिरूप। दूसरा प्रतिरूप ये आता है AB का,
इसमें दोनों ही रिसेसिव किसी प्रकार का नहीं, दोनों ही प्रभावी, या फिर कहिए कि दोनों पर ही ये प्रतिजन उपस्थित होते हैं। फिर वो जो रक्त समूह है इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, ये आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। इसके आधार पे आनुवंशिक महत्व कब आता है, जब या तो उसको किसी प्रकार की आनुवंशिक रोग हैं उसकी जांच करनी हो, या फिर कोई पैतृकता संबंधी जो विवाद है उसका निवारण हो। जैसे ये जो उदाहरण दिखता है उसमें हम देखते हैं कि एक जो कोई बच्चा है या फिर संतान है, उसका जो बी ब्लड ग्रुप का है, ब्लड ग्रुप उसका है बी। अब ये दो दंपति है जो दावे करते हैं कि ये जो संतान है वो मेरी है, तो इन दंपति का क्या है, ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया, दोनों ही रिसेसिव है, और ये हो गया ए बी ब्लड समूह। तो ये दंपति है, इसमें ओ और ए बी रक्त समूह के हैं, और द्वितीय जो दंपति है वो है ए रक्त समूह की और बी रक्त समूह की। अब हम पता करते हैं कि ये जो संतान है वो किसकी हो सकती है आनुवंशिक रूप से। तो इसमें जब हम देखते हैं मिलाकर, इसमें दोनों, आपको पता है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस के समय ये दोनों ही जीन है वो अलग अलग जाके हैप्लॉइड रूप में जाके ये एक होते हैं। तो इनमें से संभावनाएं ये बनती है कि ये जो एलील है ये आपस में मिलेंगे तो ए रक्त समूह बनाएंगे, वापस ये और ये जो एलील आपस में मिलेंगे तो ये बी रक्त समूह बनाएंगे, और फिर ये मिलेंगे तो आपस में बी रक्त समूह और ये भी बी रक्त समूह बनाएंगे। इसी प्रकार ये द्वितीय स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ जो स्थिति बनेगी वो ए बी रक्त समूह की बनेगी, फिर वापस इनको मिलाने पर ए रक्त समूह की बनेगी, और इस स्थिति में वापस ए बी रक्त समूह बनेगा और ये ए रक्त समूह बनेगा, और जो ये बच्चा है वो बी रक्त समूह का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी रक्त समूह की दंपति ये स्थितियाँ इसमें बनती है। तो इसलिए इसका जो पैतृकता संबंधी जो आनुवंशिक हल निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो प्रथम दंपति है वो इसकी माता पिता है, या फिर इसकी संतान जो है ये है। तो इस प्रकार से ये रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व है। अंगदान या देहदान। तो अंगदान क्या होता है, इसको कहते हैं ऑर्गन डोनेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अंगदान के अंतर्गत किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग दान करना, उसको कहते हैं अंगदान करना। यानी बॉडी के किसी पार्ट को या किसी ऊतक को अन्य व्यक्ति को दान करना, उसको कहते हैं अंगदान करना। और इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मोटे मोटे तौर पे आँख है, गुर्दे, यकृत या फिर बोन मैरो, ये दान किए जाते हैं। तो दूसरा एक और है देह दान या बॉडी डोनेशन। तो बॉडी डोनेशन क्या होती है कि अपनी जो बॉडी या देह है उसको अंग, या तो अंग प्रत्यारोपण के लिए या फिर चिकित्सकीय प्रशिक्षण के लिए दान करना देह दान कहलाता है। इसके देह दान के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है कि देह को व्यक्ति के मरने के बाद भी दूसरे के काम में आ सके, ये एक पुण्य का कार्य होता है। दोनों ही कार्य ये सारे तीन तरह के ये दान आ जाते हैं। एक तो रक्त जो है वो रक्त दान करना, दूसरा अंग दान है, तीसरा है देह दान। ये तीनों ही पुण्य के कार्य हैं। और इसमें जब देह दान की बात करें तो इसमें एक तो अंग प्रत्यारोपण में एक व्यक्ति अगर यानी कि ब्रेन मृत्यु हो चुकी है तो उसके जो अंग है वो 5 से 6 घंटे तक उसके एक्टिव रहते हैं और वो अंग किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। तो इस स्थिति में उसका किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्ति के मरने के बाद में जो डॉक्टर हैं उनके प्रशिक्षण के लिए भी देह की ज़रूरत होती है, तो उनके प्रशिक्षण के लिए देह को दान किया जा सकता है ताकि अच्छे डॉक्टर समाज में उपलब्ध रहें। और ये दो महत्व है इसके। दूसरा जो अंगदान है, अंगदान कई व्यक्ति जो हैं आज भी कई रोगों से ग्रसित हैं, उनको गुर्दे की आवश्यकता है, उनके यकृत की आवश्यकता है, बोन मैरो की आवश्यकता रहती है, आँख जो है उनकी कॉर्निया की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से उनकी जीवन में खुशहाली लाने के लिए अंगदान आवश्यक है। और ये महत्व भी इसी कारण कहा जाता है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने के साथ साथ उसके जीवन को
खुशहाल बनाया जा सकता है। और इसी महत्व को देखते हुए 13 अगस्त के दिन अंगदान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा ये प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह जो चैप्टर है ये पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।